इंग्लैंड के खिलाफ पहला टेस्ट होना है 1 दिसंबर से रावलपिंडी में। शाहीन शाह अफरीदी जो इंजरी की वजह से टीम से बाहर हुए, तो जो अव्वलीन इंतखाब अगर मेरिट पे बनता तो वो मीर हमजा का बनता, लेकिन उनको मुंतखब नहीं किया गया। मोहम्मद वसीम साहब को हमेशा हम यही कहते हैं कि मेरिट को तरजीह दें, लेकिन कभी कभी वो ऐसे फैसले कर जाते हैं। फवाद आलम बदकिस्मत क्रिकेटर हैं, बल्कि पाकिस्तान के सबसे बदकिस्मत क्रिकेटर हैं। वर्ल्ड कप के फाइनल में पाकिस्तान को शिकस्त हुई थी, चले वो तो T20 था, उसका बदला यहाँ ले ले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलीम खालिक और आप देख रहे हैं टॉक क्रिकेट। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी ने इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया है। अबरार अहमद जो मिस्ट्री स्पिनर है, उनका इंतखाब किया गया है। मोहम्मद अली पेसर हैं, वो भी स्क्वाड में जगह बनाने में कामयाब रहे हैं। जो प्लेयर अहम बाहर हुए हैं वो हैं फवाद आलम, और हसन अली को भी मुंतखब नहीं किया गया। यासिर शाह भी स्क्वाड का हिस्सा नहीं है। फवाद और यासिर के बारे में अब ये कहा जा रहा है कि शायद उनके जो कैरियर हैं वो अब खत्म हो चुके हैं। मीर हमजा जो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे थे डोमेस्टिक क्रिकेट में, और शाहीन शाह अफरीदी की इंजरी के बाद ऐसा लगता था कि उनका ही हक बनता है, लेकिन उनको नजरअंदाज किया गया। पहले भी यही हुआ था। बड़ी ही हैरान कुन एक सिलेक्शन कमेटी का फैसला है बहुत ज्यादा, और इस पे काफी सोशल मीडिया पर इधर उधर तनकीद भी बहुत हो रही है। इंग्लैंड के खिलाफ पहला टेस्ट होना है 1 दिसंबर से रावलपिंडी में। क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कहना है कि वेन्यू में अब कोई चेंज नहीं किया जाएगा, लेकिन जो हालात हैं, जिस तरह 26 नवंबर से वहां पर सियासी सरगर्मियां जो है इस्लामाबाद में या रावलपिंडी में जोरों पर होंगी, तो कुछ लोग ये कह भी रहे हैं कि फैसला ठीक नहीं है, मैच को कराची मुंतकिल कर देना चाहिए। देखते हैं आगे क्या होता है। आज के शो में हम बात करेंगे पाकिस्तानी स्क्वाड के बारे में, और इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज जो है उसका क्या शेड्यूल चेंज करना चाहिए या नहीं। कौमी सिलेक्शन कमेटी ने इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज के लिए स्क्वाड का ऐलान कर दिया। ये प्लेयर्स के नाम आपकी स्क्रीन पर हैं। बाबर आजम कप्तान, मोहम्मद रिजवान, अब्दुल्ला शफीक, अबरार अहमद, अजहर अली, फहीम अशरफ, मोहम्मद वसीम जूनियर, मोहम्मद नवाज, मोहम्मद अली, इमामुल हक, हारिस रऊफ, नसीम शाह, नौमान अली, सलमान अली आगा, सरफराज अहमद, सऊद शकील, जाहिद महमूद और शान मसूद। डेब्यू के मुंतजर अबरार अहमद मुंतखब हुए हैं, और फास्ट बॉलर मोहम्मद अली, दोनों ने डोमेस्टिक क्रिकेट में अच्छा परफॉर्म किया है। अबरार अहमद को कहा जाता है मिस्ट्री स्पिनर है, और मोहम्मद अली पेसर हैं, और परफॉर्मेंस तो उनकी ठीक है। लेकिन एक चीज जो जिसपे बात भी हो रही है, और मैंने भी नोट की है, 30 साल उनकी उम्र है मोहम्मद अली की, और मोहम्मद अब्बास भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, 33 ईयर ओल्ड हैं, लेकिन काउंटी का भी तजुर्बा है, डोमेस्टिक क्रिकेट का भी तजुर्बा है। यहाँ अगर हम उनको लेते तो ज्यादा अच्छा रहता, क्योंकि इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज है, इसको हम हल्की सीरीज नहीं समझ सकते। मजबूत स्क्वाड इंग्लैंड का आ रहा है यहाँ पे, जिसके मुकाबले के लिए हमको भी एक मजबूत तरीन स्क्वाड मुंतखब करना चाहिए था, जो कि हुआ भी है। सिवाय कुछ प्लेयर्स के ऊपर हम बात कर सकते हैं। इसी तरह अगर बॉलिंग की हम बात करें तो मीर हमजा का इंतखाब नहीं किया गया। मुसलसल डोमेस्टिक क्रिकेट में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, और शाहीन शाह अफरीदी जो इंजरी की वजह से टीम से बाहर हुए, तो जो अव्वलीन इंतखाब अगर मेरिट पे बनता तो वो मीर हमजा का बनता, लेकिन उनको मुंतखब नहीं किया गया। और इस तरह की फिर बातें भी फैलाई गई कि वो इंजर्ड हो गए हैं। हालांकि जो मीर हमजा के करीबी लोग हैं वो यही कह रहे हैं कि कोई ऐसी इंजरी वगैरह उनको नहीं है। लेकिन है, मोहम्मद वसीम साहब को हमेशा हम यही कहते हैं कि मेरिट को तरजीह दें, लेकिन कभी कभी वो ऐसे फैसले कर जाते हैं। पेस अटैक में हसन अली जो है वो भी ड्रॉप हो गए हैं, लेकिन हसन अली की परफॉर्मेंस तो वाकई इतनी अच्छी नहीं थी, और बनता था कि उनको ड्रॉप किया जाए। लेकिन हसन अली की एक खास बात यह है कि वो हार नहीं मानते। वो अपनी गलतियों को, अपनी खामियों को जो है वो बिल्कुल मानते हैं कि मुझसे ऐसी गलती हुई है, मैंने ऐसा किया, उसके बाद उसको दूर करने की कोशिश करके फिर दोबारा कम बैक करते हैं। जैसे हमने पहले देखा कि हसन अली टीम से बाहर हुए, डोमेस्टिक क्रिकेट में बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, फिर टीम में वापस आए, और 4 मैचों की परफॉर्मेंस में उन्होंने महदूद ओवर की क्रिकेट भी खेली और अच्छा परफॉर्म किया। फिर फॉर्म उनकी चली गई है, होपफुली दोबारा वो इसी तरह कम बैक करेंगे। फवाद आलम जो है स्क्वाड का हिस्सा नहीं बन सके। फवाद आलम बदकिस्मत क्रिकेटर हैं, बल्कि पाकिस्तान के सबसे बदकिस्मत क्रिकेटर हैं। 10 साल तक उन्हें टीम से बाहर रखा गया। डेब्यू पे उन्होंने सेंचुरी बनाई थी, उसके बाद फिर कुछ अर्से बाद बाहर हुए, 10 साल तक बाहर रहे। 10 साल बाद जब वापस आए, जबरदस्त परफॉर्मेंस, कई सेंचुरियां भी उन्होंने बनाई, मुश्किल वक्त में पाकिस्तान टीम के काम आए। लेकिन फिर जब चंद इनिंग में ही वो नाकाम हुए, तो जो उनके मुखालफी ने उनको मौका मिल गया और उनको ड्रॉप कर दिया गया है। कहा जा रहा है फवाद की फॉर्म अच्छी नहीं है, मान लेते हैं चले, लेकिन इस खराब फॉर्म में भी उनकी जो बैटिंग एवरेज है 47 है। सेंचुरी भी उन्होंने बनाई है, सेंचुरी भी गालबन 3 उन्होंने बनाई है। शायद उन्होंने अपने स्टैंडर्ड ही इतने हाई सेट किए हैं कि 47 की एवरेज पे भी हमें लगता है कि वो आउट ऑफ फॉर्म है। लेकिन
फिर वही बात कि तजुर्बे की अहमियत होती है और पाकिस्तान को उनको टीम में रखना चाहिए था। एक अच्छा प्लेयर जो हमेशा ऐसा हुआ पिछले दिनों भी हमने देखा कि जब बैटिंग लाइन हमारी नाकाम हो रही थी तो फवाद डट जाता था, लेकिन कुछ मैचों में वो फ्लॉप हुए और वही कुछ मैचेस उनको ले डूबे। काश फवाद की किस्मत भी अजहर अली की तरह होती। अजहर अली भी बहुत मैचों में आउट ऑफ फॉर्म रहे, लेकिन अजहर अली की किस्मत उस वक्त साथ देती है जब वो बिल्कुल टीम से लग रहा है कि बाहर हो जाएगा। जैसे 6 इनिंग में उन्होंने परफॉर्म नहीं किया, जब कहते हैं कि अब अजहर अली बाहर है 7वीं में ओवर 70-80 या सेंचुरी करके वो बच जाते हैं। लेकिन उनके ऊपर सेलेक्टर्स ने बहुत ज्यादा भरोसा भी किया, उनको मौके भी बहुत मिले, थ्रू आउट खेलते रहे वो, और वही किस्मत जो है काश फवाद की होती। अजहर अली को और असद शफी को कहा जा रहा तो यूनुस खान और मिसबाह-उल हक के मुतबादिल साबित होंगे, लेकिन अजहर अली को कितने साल गुजर गए इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते हुए, लेकिन अभी भी अगर आप देखें टॉप 10 क्या टॉप 20-30 में भी उनका नाम नहीं आता। खैर क्या कह सकते हैं, हमारे यहाँ तो फिर यही होता है कि जिसको हीरो बनाना होता है, जिसको स्टार बनाना होता है, या जिसके ऊपर सेलेक्टर मेहरबान होते हैं तो फिर वो इसी तरह होते हैं। मुझसे जाती राय पूछे तो फवाद को टीम में होना चाहिए था। इसी तरह एक और हमारे लेग स्पिनर यासिर शाह हैं, वो भी टीम से बाहर हुए। डोमेस्टिक क्रिकेट में उनकी परफॉर्मेंस कोई इतनी गैर मामूली रही नहीं, थोड़ा सा लगता है कि पहली जैसी फॉर्म उनकी नहीं है, लेकिन साबका जो उनका तजुर्बा है और जो परफॉर्मेंस है शायद वो हमें उनके ऊपर एतमाद करने पर मजबूर करती। हो सकता है कि अब खेलते तो अच्छा परफॉर्म करते, लेकिन फिर वही बात आ जाती है कि करंट अगर हम फॉर्म को देखें तो शायद इस वजह से सिलेक्टर ने उनको मुंतखब नहीं किया। लेकिन अब मसला ये है कि फवाद और यासिर दोनों उम्र के इस हिस्से में आ चुके हैं, शायद अब उनके लिए कम बैक करना मुमकिन ना हो। इसीलिए लोग ये कह रहे हैं कि इन दोनों के कैरियर खत्म हो चुके हैं। अल्लाह करे ऐसा ना हो, कम बैक करें, आए, अच्छा परफॉर्म करें और अच्छे नोट पे क्रिकेट को छोड़ें। हमारे यही होता है, जो अच्छे प्लेयर होते हैं, बड़े प्लेयर होते हैं, बाहर फिर इस तरह टीम में होते हैं, कैरियर खत्म हो जाते हैं। देखते हैं कि सेलेक्टर्स के दिमाग में क्या चल रहा है। सरफराज अहमद टीम में अपनी जगह बनाने में कामयाब रहे और शायद उनको बाहर करने का कोई फैसला हो गया था, बातचीत हो रही थी, लेकिन स्क्वाड 18 का कर दिया गया और वो बच गया। अच्छी बात है, देखें सीनियर्स का होना बहुत जरूरी है। सरफराज की फॉर्म भी अच्छी, कायदे ट्रॉफी में हाल ही में उन्होंने सेंचुरी भी की, विकेट कीपिंग भी अच्छी कर रहे हैं, वो डाइवे लगा लगा के कैचेस भी ले रहे हैं। तजुर्बा जो है आपके काम आता है कभी ना कभी। अब 2 इंपॉर्टेंट सीरीज होनी है, अभी इंग्लैंड से फिर न्यूजीलैंड से, तो हमें जरूरत तो पड़ेगी। हो सकता है कभी रिजवान को रेस्ट कराना पड़े, तो एक बैकअप में भी ऐसा ही प्लेयर होना चाहिए जो एक्सपीरियंस है और टीम के काम आए। तो ये सेलेक्टर्स का अच्छा डिसीजन है कि इनको बरकरार रखा। अब आते हैं पेस अटैक की तरफ। शाहीन शाह अफरीदी जो है वो इंजरी की वजह से बाहर है और अब हारिस रऊफ का इंतखाब हुआ है। पहले भी स्क्वाड का हिस्सा तो वो रहे, प्लेइंग 11 का जो है मेंबर नहीं बन पाते थे। अब तो उनके पास एक सुनहरी मौका है, खेलें और अच्छा परफॉर्म करें, और वो जिस तरह शॉर्टर वर्जन में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, उनके पास बिल्कुल अहलियत मौजूद है कि वो 4 रोजा क्रिकेट का जो तजुर्बा है वो टेस्ट में भी लेकर आए और इंग्लैंड के खिलाफ यादगार परफॉर्मेंस का मुजाहरा करें। नसीम शाह जो है वो उनके साथ मौजूद होंगे, उनकी भी परफॉर्मेंस अच्छी रहती है। पेस अटैक पाकिस्तान का अच्छा है, बैटिंग में भी बाबर है, रिजवान है, शान मसूद को भी स्क्वाड में रखा है। शायद मिडिल ऑर्डर में कोई कह रहा है कि शायद उनको T20 की तरह मिडिल ऑर्डर में खिलाया, लेकिन मुझे इसका इम्कान कम लगता है। अगर ऐसा हुआ तो फिर किसी को एक को बैट्समैन को हमें बिठाना पड़ेगा। तो मजमूई तौर पर स्क्वाड का जो हम लोगों ने बात की, जो कुछ नोटेबल एब्सेंस थी उन पर भी बात की हमने, और जो प्लेयर आए हैं देखते हैं कि नए प्लेयर्स को मौका भी देते हैं या बस वही ड्रेसिंग रूम में बिठाते हैं और पानी पिलवाते हैं। अब लिया है, सेलेक्ट किया है, तो कहीं ना कहीं तो उनको आजमाना भी चाहिए। आखिर में बात करते हैं सीरीज के हवाले से। इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज का पहला टेस्ट होना है रावलपिंडी में 1 दिसंबर से, लेकिन अभी तक गैर यकीनी छाई हुई है। पहले कहा गया कि मैच को कराची मुंतकिल किया जा रहा है, फिर कहा गया कि नहीं पिंडी में ही होगा, अब फिर ये बातें हो रही है कि कराची शायद मुंतकिल कर दिया जाए, क्योंकि जो अपोजिशन पार्टी है उसका 26 तारीख से जो रावलपिंडी में उसके कुछ सियासी सरगर्मियां शुरू हो रही हैं, जिसके बाद थोड़ा सा एक रहता है कि मैच को यहाँ कराची ले आना चाहिए। देखते हैं क्या फैसला करती है हुकूमत या पीसीबी। अभी तक तो कोई ऐलान नहीं हुआ, लेकिन देखना चाहिए क्योंकि अब टाइम कम है। एकदम से 11th आवर में आप करेंगे तो मसला ही होगा। अगर करना है कराची मुंतकिल तो यहाँ भी हो सकते हैं, यहाँ पे भी ग्राउंड तैयार है, वैसे भी यहाँ पर होना ही था तीसरा टेस्ट। तो होपफुली एक जबरदस्त सीरीज होगी पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान, और वर्ल्ड कप के फाइनल में पाकिस्तान को शिकस्त हुई थी, और अब चले वो तो T20 था, उसका बदला यहाँ ले ले टेस्ट क्रिकेट में। तो फिर चला आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।